होता है मतलब उस वाटर के साथ एक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, तो दीज आर लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू दिस वन इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, soluble in water as dissolve सारे होते हैं, remember सारे ही gases, all the gases are can gets dissolved in water but to different extent. तो ये भी dissolve होती हैं. अगर ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तो फिशेस ब्रीथ इन नहीं कर पाएंगे, राइट? याद है ना? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो ये सब डिसॉल्व होते हैं बट टू डिफरेंट एक्सटेंट, राइट? अभी ये गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होती हैं वाटर में, लेस सॉल्युबल एज कंपेयर्ड टू these ones, as these forms, yeah, they form compound in water, water में compound form करते हैं, ठीक है? तो बाकी वो तो है ही, like dissolves like तो रहेगा ही, नहीं? अब ऑक्सीजन एंड ऑल विल बी more soluble in organic solvent. Ethyl alcohol में they will be more soluble as compared to water, right? Because ये सब polar molecules हैं, right? और water आपका polar solvent हो गया, right? तो oxygen and all will be more soluble in organic solvent, whereas polar gases will be more soluble in water, right? Clear है? तो ये पुरानी वाली कहानी तो है ही है, like dissolves like वाली. एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया यहाँ पे, व्हाट इज दैट? कंपाउंड फॉर्मेशन. अब जैसे NH3 है, NH3 अगर आप डिसॉल्व करोगे तो इट फॉर्म्स अ कंपाउंड इन वाटर, राइट? वो क्या बना लेगा? NH4OH बना लेगा, राइट? फिर वो NH4OH एक्वस फॉर्म में आ गया, अब वो क्या करेगा? डिसॉल्व हो जाएगा, सॉरी डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें? NH4 प्लस प्लस OH माइनस, तो एक्वस फॉर्म में आ गया. एक्वस फॉर्म में आ गया तो बस ज्यादा सॉल्युबिलिटी है इसमें, भागेगा नहीं जल्दी, राइट? हेलो? हाँ सर. तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड सॉल्वेंट, इसमें दो पॉइंट्स आपको याद रखने के लिए. सबसे पहली चीज है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा तो नॉन पोलर गैस को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, डिसॉल्व करेगा एज कंपेयर टू पोलर गैस, और ठीक है उसका उल्टा वाटर होगा तो पोलर गैस को डिसॉल्व करेगा, राइट? ना, और दूसरा पॉइंट क्या है? कंपाउंड फॉर्मेशन. कंपाउंड फॉर्म करेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. ओके, देन नेक्स्ट इज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मतलब थोड़ा सा अलग है सॉलिड से, इंटरेस्टिंग है. बता, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? हाउ विल इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर? हेलो? टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा. सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, एकदम उल्टा. और ये तो हर एक गैस में कॉमन है एक्सेप्ट फॉर फ्यू, बहुत ही रेयर ऐसा केस है जिसमें सॉल्युबिलिटी कम होती है, सॉरी बढ़ती है टेम्परेचर से. अदरवाइज सॉल्युबिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक? उल्टा बोल दे क्या? डिक्रीजेस बोलना था, वही बोला ना? हाँ. सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर. लेट्स सी कैसे. तो पहली चीज, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हमेशा ही, almost obviously, in there are very few exceptions of this, right? हाँ. हेलो? तो बहुत ही कम एक्सेप्शन इसमें, अदरवाइज इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस gaseous solutes, gaseous solutes plus liquid solvent, this always gives out solution and some energy. So this process is always exothermic, forward process. जो forward process है, so it's always exothermic. Formation of solution is
एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। तो गैसियस सोल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट मिला के क्या बनाते हैं? सोल्यूशन एंड प्लस एनर्जी, राइट। आप सोचो कि एनर्जी आ कहां से रही है, तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है आपको। गैसियस पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर पहले से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, अगर आप उसमें डिसॉल्व करोगे तो थोड़ी एनर्जी तो रिलीज होनी थी, राइट। ऑब्वियसली फिर उसके बाद और भी जो फैक्टर्स हैं, अब उसमें गैसियस गैसियस पार्टिकल्स के इंटरेक्शन तो नहीं थे, लेकिन लिक्विड लिक्विड के तो थे, तो वो पार्टिकल्स में जो इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, वो बात और है। साथ में इन एडिशन टू दैट क्या निकलेगा? गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा है, अगर वो लिक्विड में जाएंगे तो उनकी एनर्जी कम हो रही है, राइट? नहीं हो रही? हाँ, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो कम हो रही है, तो फिर भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पर फिर ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स भी हैं। कौन सा? लिक्विड और लिक्विड के जो इंटरेक्शन, जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के जो इंटरेक्शन की एनर्जी है वो, और सॉल्वेंट और सोल्यूट के इंटरेक्शन की जो एनर्जी, वो भी पिक्चर में आएगी। एनीवेज, तो टेम्परेचर अगर आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखोगे तो गैसियस सोल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन प्लस एनर्जी। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किधर शिफ्ट होगा? इस साइड शिफ्ट होगा, राइट। तो अप्लाई ली शैडलियस प्रिंसिपल. So you will see that if temperature is increased, this solution, the solution जो है वो कम हो जाएगा. This process, backward process will accelerate, will speed up, right? तो वो पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो solubility basically आपकी कम हो जाएगी. आई बस इनमें हाँ पक्का. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. कौन से? इनर्ट गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, इनर्ट गैसेस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. इस केस में इनकी सॉल्युबिलिटी पहले इंक्रीज होती है. पहले क्या? इंक्रीजेस स्लाइटली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्या एक्सप्लेनेशन है उसका? आई डोंट नो. ऑब्वियसली वो भी ऐसा ही होगा, उल्टा ही कुछ, कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती होगी. दो तीन एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती होगी, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है, राइट. कुछ बुक्स में आपको एक दूसरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, नॉट बुक्स में, बट आई हैव सीन सम टीचर्स एक्सप्लेन इट डिफरेंट वे. कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अभी जैसे ये गैस निकला, लिक्विड है, नहीं? तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं गैस के, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी रहती है ज्यादा. ऐसा एक्सप्लेनेशन मैंने देखा है कुछ जगहों पर, कि ये गैसियस पार्टिकल्स हैं, ठीक है. तो गैसियस पार्टिकल से चले गए अंदर, तो अंदर इनकी काइनेटिक एनर्जी लिक्विड पार्टिकल से तो फिर भी ज्यादा होगी, राइट. एंड अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. एज अ रिजल्ट इनकी एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. बट दिस इज नॉट अ गुड एक्सप्लेनेशन. ये कुछ सही एक्सप्लेनेशन सा नहीं लगता. क्यों? क्योंकि गैसियस पार्टिकल जब चला गया पानी के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी तो उसकी गैस लिक्विड पार्टिकल्स की जितनी हो जाएगी, नहीं. काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, याद है, हमने ढेर सारा पढ़ा है. तो भूल वाले, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. और ये गैसियस पार्टिकल ले लो या लिक्विड ले लो, सबका टेम्परेचर सेम होगा, तो जितना इनका एस्केप करने का टेंडेंसी वैसे इनका एस्केप करने का टेंडेंसी. तो वो लॉजिकल नहीं है. दिस इज बेटर एक्सप्लेनेशन. तो गैसियस सोल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन प्लस एनर्जी. तो भाई इक्विलिब्रियम की कहानी है. अगर इक्विलिब्रियम की कहानी है तो आप कोई चेंज करोगे जिससे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना है, तो वो नलीफाई करने के लिए शिफ्ट हो जाता है. तो एक्सोथर्मिक है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर? आगे बात समझ में? हाँ ओके. अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड फैक्टर. प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स पे कोई असर नहीं होता, बट गैसेस में बहुत बड़ा रोल है प्रेशर. I'll repeat. Solubility of solids, solubility of solid पे प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक.
लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में प्रेशर का बड़ा रोल है। एंड क्या रोल है? जितना ज्यादा प्रेशर गैस का लिक्विड सरफेस पे आ रहा है उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द गैस ओवर लिक्विड सरफेस। तो पहले तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहले एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस increases with increase in pressure of gas over liquid surface। तो समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों। Let us assume that there is a solution, and it's closed, there's a movable piston and there is some gas inside it, right? Now if I increase this pressure, this is in equilibrium, this is in equilibrium, this is saturated solution, this is saturated solution, that means gas phase and liquid phase are in equilibrium। जितनी गैस अंदर जा रही है लिक्विड में डिसोल्यूशन हो रहा है, उतना ही गैस लिक्विड से निकल के बाहर आ रही है, वेपराइज हो रही है, राइट? सो लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, लिक्विड वॉल्यूम तो इतना ही है, गैस का वॉल्यूम हो गया कम। मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस का वॉल्यूम हो गया कम। ये लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही है, गैस का वॉल्यूम कम हो गया। तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाउ आर स्टोर्ड इन लेसर वॉल्यूम। I'll repeat, same number of molecules are stored in lesser volume। नहीं लग रहा? गैसियस मॉलिक्यूल्स जो हैं उतने ही हैं, एस्केप तो नहीं किए, बट अब कम वॉल्यूम में है। हेलो? हाँ सर। तो डिसोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, आप उनमें सोच के देखो, और वेपराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा? डिसोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? हाउ मेनी गैसियस पार्टिकल्स स्ट्राइक द लिक्विड सरफेस पर सेकेंड और समथिंग लाइक दैट, नहीं? हेलो? हाँ। और डिसोल्यूशन के वेपराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा? गैसियस पार्टिकल्स बाहर निकलना किस पे डिपेंड करेगा? कितने गैसियस पार्टिकल्स इस लिक्विड में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं? भाई वेपराइजेशन तो उस पर डिपेंड करेगा ना, कितने निकलने हैं। एंड डिसोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे कितने पार्टिकल्स बार बार उसको जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। तो डिसोल्यूशन सेम रहेगा या बढ़ जाएगा, वेपराइजेशन सेम रहेगा या बढ़ जाएगा? इस केस में ये फर्स्ट फिगर है, यहाँ पर डिसोल्यूशन एंड वेपराइजेशन आर इन इक्विलिब्रियम। मेरा सवाल ये है कि यहां से यहां जाते वक्त वेपराइजेशन का रेट बढ़ेगा घटेगा, डिसोल्यूशन का रेट बढ़ेगा घटेगा, या सबका सेम रहेगा? सोच के देखो। डिसोल्यूशन का रेट बढ़ेगा। डिसोल्यूशन का रेट बढ़ जाएगा, क्यों? प्रेशर बढ़ा दिया, सेम नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स आर कंटेन्ड इन लेसर वॉल्यूम, तो भाई कोलिशन तो ज्यादा होंगे, गैसियस पार्टिकल्स ज्यादा घुसेंगे किसमें? तो जाएंगे आपके लिक्विड सॉल्यूशन में, राइट? व्हाट अबाउट वेपराइजेशन? वेपराइजेशन का रेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भाई, लिक्विड के अंदर तो गैसियस पार्टिकल अभी थोड़ी ना इंक्रीज हुए हैं, वो तो उतना ही, अगर 6 थे तो 6 ही दिख रहे हैं। मतलब डिसोल्यूशन का रेट बढ़ गया, वेपराइजेशन नो चेंज। मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, राइट? हाँ। और गैस अंदर जाने के बाद फिर वेपराइजेशन का रेट बढ़ेगा, तब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया। तो प्रेशर बढ़ा देने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, राइट? अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में समझाऊं तो इस साइड जाने से प्रेशर कम हो रहा है या इस साइड जाने से प्रेशर कम हो रहा है? सॉरी, इसका डिसोल्यूशन से यहां प्रेशर बढ़ गया,
इक्विलिब्रियम था, आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस का प्रेशर बढ़ गया। हम्म, तो अब और गैसियस पार्टिकल्स निकलने से प्रेशर नलीफाई होगा या ऐड होने से? ऐड होने से। अगर ये गैसियस पार्टिकल्स लिक्विड में चले जाएंगे तो प्रेशर कम हो गया ना। प्रेशर किसकी वजह से होता है? ये पार्टिकल्स जो बार बार टकराते हैं। तो अभी ये लिक्विड में चले गए तो टकराना बंद कर देंगे ना। हाँ बस, तो इसलिए चाहे तो आप इक्विलिब्रियम प्रेशर से समझ लो, राइट। में प्रेशर अगर आप डिसॉल्व करा दोगे गैसेस को तो प्रेशर यहाँ का कम हो जाएगा, और आपने प्रेशर बढ़ाया तो उसको नलीफाई करने के लिए ज्यादा पार्टिकल्स अंदर चले गए। क्लियर है? हाँ ओके। ला, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी है, उसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेनरीज लॉ। हाँ जी, जैसे बाकी सब में बोल दिया अपन ने, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी गिरेगा। किसी में मैथमेटिकल फॉर्म नहीं था, देयर वाज नो मैथमेटिकल रिलेशनशिप। बट यहाँ तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी है। यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी है। क्या रिलेशन है? जितना ज्यादा प्रेशर गैस का एट इक्विलिब्रियम, उतने ज्यादा मोल्स या उतना ज्यादा मास इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, राइट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ ज्यादा ज्यादा नहीं, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डबल द प्रेशर, double will be the amount of gas dissolved in the given volume of liquid, right? So यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म भी है। क्या फॉर्म है? amount of gas dissolved in given volume of liquid at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature is directly proportional to pressure of gas over liquid in equilibrium. Okay. Yeah? Amount of gas dissolved in given volume of liquid at a given temperature is directly proportional to pressure of gas over liquid in equilibrium. तो जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, राइट। तो इफ m be the mass of gas dissolved in a given volume of liquid, then this is directly proportional to pressure of the gas above liquid in equilibrium, right? तो ये जो mass है, this mass is directly proportional to pressure of the gas above the liquid surface, right? So if I remove the proportionality, we introduce a constant k into p. ठीक है? m stands for mass of the gas dissolved in given volume of liquid. p is partial pressure, यहाँ पे partial pressure नहीं, p है खाली pressure. अभी मैंने assume किया एक ही गैस है उसके बाद. So p is pressure of the gas above, on the liquid surface at equilibrium, and k is constant, right? अब k का यूनिट आप केयरफुल रहना, वो तो न्यूमेरिकल्स में देख के समझ में आता है भाई। ये m है, ये मास डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम है या कैसा है? तो m और p की यूनिट पे, p स्टैंड्स फॉर प्रेशर। प्रेशर तो हमेशा बार या atm या पास्कल्स में दिया होगा, तो p इज प्रेशर, वो तो प्रॉपर यूनिट्स में दिया होगा, नहीं सॉरी, k की यूनिट आप देख लेना, वो m कितना मास डिसॉल्व इन क्या, कितने वॉल्यूम कितना क्या, उसके हिसाब से k की यूनिट बन जाएगी। ठीक है? हाँ हमारी बात समझ में? तो ये हो गया एक, मतलब सीधा सीधा आप कहना चाह रहे हो कि solubility is directly proportional to pressure, right? तो इसी को मैं solubility is directly proportional to pressure भी बोल सकता हूँ, या S is equal to K into P भी बोल सकता हूँ। Once again, unit of K you have to be careful.
नहीं। तो यहाँ पे मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ सॉल्युबिलिटी। यहाँ तो गिवन वॉल्यूम था, क्या था मुझे मालूम नहीं, तो बेसिकली पर यूनिट वॉल्यूम या पर सीसी या ऐसा कुछ लिख दिया तो वही तो सॉल्युबिलिटी हो जाता है। तो बेसिकली आई कैन से, और आई वांट टू से, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस above the liquid surface in equilibrium। ठीक है, आरे बस में। हाँ ओके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता दिमाग में, अगर बहुत सारी गैसेस यहाँ होती तो, ये वाटर है, ठीक, ये वाटर। अब यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं, ये गैस ए हो गई, हाइड्रोजन समझ लो, नाइट्रोजन समझ लो, ऑक्सीजन समझ लो, फिर दूसरी गैस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड समझ लो, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, फिर एक दूसरी गैस समझ लो आप, तो इसके मॉलिक्यूल तो किस पे डिपेंड करता है? सब डिसॉल्व होनी है कि सिर्फ एक ही डिसॉल्व होगी? पर डिसॉल्व तो सब होनी है। सब होंगे। एवरी गैस इज, हाँ, एवरी गैस इज सॉल्युबल इन वाटर टू डिफरेंट एक्सटेंट, राइट? सॉल्युबिलिटी सबकी कम है, लेकिन डिसॉल्व तो सब होंगी। तो इसमें से मतलब प्रेशर किसका लेना है, क्या मेजर करना है, तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर आता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर आपको याद है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? हाँ हाँ, तो पार्शियल प्रेशर में हमने पढ़ा था कि जितनी भी गैसेस हैं, राइट, वो सब अपना अपना प्रेशर लगाती हैं, एंड द टोटल प्रेशर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, हेलो? हाँ तो क्या होगा, हर एक गैस का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा। तो सपोज करो आप, उनमें से बहुत सारी गैसेस हैं, उनमें एक गैस है, देयर आर डिफरेंट गैसेस ए बी सी ऐसा करके, ए बी सी गैसेस। तो partial pressure of A is PA, partial pressure of B is PB, partial pressure of CP is PC and so on। ठीक है, अब क्या होगा, सारी गैसेस वहां डिसॉल्व है, तो जब अलग अलग गैसेस डिसॉल्व है तो सबका अलग अलग मोल फ्रैक्शन होगा, XA, XB, XC and so on। So XA, XB, XC, these are what? Mole fractions of A, B and C, different gases in the solution। So Dalton proved and proved that XA is directly proportional to PA। What? Mole fraction of any gas in the solution is directly proportional to partial pressure of the gas over the liquid when in equilibrium। So XA, that is mole fraction, is directly proportional to partial pressure। Is it clear? हाँ Right? So यही कह लो आपकी, ये और ये में कोई खास फर्क नहीं है, बस यहाँ पे हमने सॉल्युबिलिटी चेंज कर दी। यहाँ पे हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम कुछ बोला था, यहाँ पे आपने किस में कर दिया, मोल फ्रैक्शन में कर दिया। मोल फ्रैक्शन में तो बताता है ना। तो XA इज इक्वल टू के न्यू कांस्टेंट हो गया यहाँ पे PA। ठीक है, समझा ना? ओके, अब देखो, इसको अगर आप रीअरेंज कर दो, सेम चीज पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखो, तो 1/k' को x से लिखेंगे। ये जो ये नया कांस्टेंट है, ये खास कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं XH, KH, where KH stands for, ये मतलब स्पेशली इसको हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। बाकी सब का मतलब सेम है, एंड इज मेजर्ड इन ATM, इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर में आप मेजर करोगे इसको, मतलब ATM या तो बार में या तो पास्कल में, ऐसा, राइट? तो PA, पार्शियल प्रेशर, इज इक्वल टू KH इनटू XA, right, where XA stands for mole fraction of gas in solution and PA stands for partial pressure। तो KH क्या है यहाँ पे? KH is Henry's constant। देखो, ये भी कांस्टेंट ही था, ये भी वही लॉ बताता है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी वही लॉ बताता है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी वही लॉ बताता है, सब एक ही चीज बता रहे हैं। बट अगर हेनरी
लॉ या हेनरीज कांस्टेंट की बात करोगे तो इट्स यूनिट इज पास्कल्स, राइट? तो Pa इज इक्वल टू KH इंटू XA। कभी कल को आपको ये फॉर्म में सोचना पड़ेगा, कभी ऐसा सोचना पड़ेगा, कभी ऐसा, बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम और 3-4 न्यूमेरिकल करके मैं दिखाऊंगा। सब डिपेंड करता है कि जो कांस्टेंट दिया हुआ वो किस में दिया हुआ। अगर कांस्टेंट दिया हुआ ATM में तो मैं ये वाले फॉर्मूले की तरह सोचूं, इसमें अप्लाई करूँ। अगर यहाँ पे दिया होगा मोल फ्रैक्शन और इसके टर्म्स में दिया होगा पर यूनिट प्रेशर, तो ऐसा यूज कर लूंगा। फिर मोल्स पर लीटर ये वो कुछ भी करके तो फिर उससे अरे बात समझ में। हाँ तो सब में एक ही चीज लिखी हुई है, अलग कुछ नहीं लिखा है। द ओनली थिंग इज दैट दे डिफर इन कांस्टेंट, सब में कांस्टेंट अलग है। ये जो KH लिखा हुआ दिस इज हेनरीज कांस्टेंट, राइट? तो यहीं से आप एक नया स्टेटमेंट भी लिख सकते हो फॉर हेनरीज लॉ। क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस ओवर लिक्विड सरफेस at equilibrium is directly proportional to its mole fraction in solution. Okay, समझा? हाँ सर समझा। Good. चलो I'll stop here, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दूसरी क्लास।